दोस्तों, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे, जो फेमस स्टॉक हैं, उनमें जब से मार्केट में रिकवरी आई है तब से लगभग हर एक स्टॉक में, चाहे वो HAL हो, चाहे वो MDL हो मझगांव डॉक, या तो BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड, गार्डन री शिप बिल्डर्स, सारे स्टॉक जो भी फेमस जितने भी स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर सबकी सारे इन्वेस्टर्स की नज़र रहती है, सब में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और लगभग सारे ही स्टॉक्स 80 to 90% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे। अगर HAL को छोड़ दिया जाए, HAL भी लगभग 40% के आसपास यहाँ पे जो है बढ़े इसके प्राइस में इंक्रीज देखा गया जब से स्टॉक मार्केट ने पिछले 1 डेढ़ महीने में रिकवर किया है। बट ऐसा ही स्टॉक है एक यूनिमेक, जिसका कि रिसेंटली अभी 2024 दिसंबर में ही IPO आया था और बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई थी। बस इसमें अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई नहीं है तब जब से स्टॉक मार्केट ने रिकवर करना स्टार्ट किया है। तो आने वाले टाइम में इसके सब कुछ डिटेल समझेंगे कि कितनी तेज़ी आने के चांसेस हैं, क्या इसके टारगेट्स हैं, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। आखिर कंपनी क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और किस सेक्टर से रिलेटेड है। सारी इस कंपनी से रिलेटेड यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं सब साझा करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आखिर कंपनी किस सेक्टर में काम करती है या इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है एरो इंजन्स। एरो इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। एरो इंजन्स क्या हैं? जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं या एयर स्पेस में जितने भी चीज़ें यूज की जाती हैं, हेलीकॉप्टर्स हुए, फ्लाइट्स हुई, जित सब में इनके इंजन्स का यूज किया जाता है। तो उन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इनका। और दूसरे और क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं? अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो मिसाइल्स जो होती हैं, जो कि डिफेंस सेक्टर में इनके प्रोडक्ट्स सप्लाई किए जाते हैं, मिसाइल्स इनके पार्ट्स की मैन्युफैक्चर करती है। कंप्लीट मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, उसके लिए दूसरी कंपनी है, जैसे BDL हुआ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये कंप्लीट मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बट जो कंप्लीट मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ इनके पार्ट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, वो BDL जो है यूनिमेक से ही लेते हैं। तो मिसाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का करती है। पहला प्रोडक्ट हो गया एरो इंजन्स, दूसरा मिसाइल के पार्ट्स या मिसाइल कंपोनेंट्स, और भी इनके जो तीसरा प्रोडक्ट माने तो इसमें जो है एयर फ्रेम्स, जो भी लॉन्च व्हीकल है मान लीजिए, या हेलीकॉप्टर ही बनना है, प्लेन बनना है, उसका जो फ्रेम होता है, ऊपरी फ्रेम होता है, फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, बाहरी चीज़ें, मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेम हुआ या डिजाइनिंग हुई, इन सब में भी कंपनी काम करती है। मतलब ये भी इनका एक प्रोडक्ट है इंपॉर्टेंट। तो तीन इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। इनके क्लाइंट्स की अगर बात की जाए तो क्लाइंट्स इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इससे आपको इस कंपनी की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो अगर क्लाइंट की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके क्लाइंट्स हैं, एरोस्पेस से रिलेटेड जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, BDL हुआ, HAL हुआ, तो ये जो पार्ट्स होते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, मिसाइल्स, लॉन्च सिस्टम, या कोई भी एयरप्लेन या फाइटर जेट्स बनाने के लिए, काफ़ी सारे पार्ट्स के लिए इसी कंपनी यूनिमेक में ही डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा इनका जो क्लाइंट है डिफेंस मिनिस्ट्री, तीसरा एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको भी काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये केवल डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए नहीं है, दूसरी चीज़ों में भी यूज किए जाते हैं। तो एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, काफ़ी सारी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। और नया जो इनका बिजनेस है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बिजनेस है। तो ये भी एक उन्होंने नया बिजनेस ऐड किया है अपना। तो इस सेक्टर में भी सेमीकंडक्टर चिप्स जैसे हुई, इनकी ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है और इंडस्ट्री में काफ़ी सारी कंपनीज को सप्लाई करती है। इसके पहले अगर फंडामेंटल्स जानने के पहले अगर इसके जो IPO आया था अभी रिसेंटली आया था दिसंबर 2024 में, तब
आईपीओ का परफॉर्मेंस अगर बात करें तो बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई थी इसकी। जीएमपी लगभग 675 का था, जो कि लगभग अगर कंपेयर करें जो इसका प्राइस था, अपर प्राइस लिमिट थी, उससे लगभग 86% के आसपास प्रीमियम पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। और लिस्टिंग का जो प्राइस था 1460 रुपीज़ का। जबकि अभी देखेंगे अगर तो इसका जो प्राइस है करंटली वो 1310 का है। मतलब अभी जो लिस्टिंग प्राइस था उससे भी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अब फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है अभी। इसका मार्केट कैप बहुत कम है क्योंकि स्टार्टिंग अभी कंपनी की बहुत शुरुआत ही है, बहुत ज़्यादा पहले नहीं बनी थी। तो 6,665 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1,310 पे। इसके अगर हाई की बात की जाए 52 वीक हाई तो 1,524 का था, जबकि 52 वीक हाई 850 का, जो कि अभी रिसेंटली मार्च मंथ में ही लगा था। स्टॉक की अगर पीई की बात की जाए तो 80 का है, क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है। तो जितने भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक हैं इस टाइम पे ओवर वैल्यूड हैं। और अगर इनके पीयर्स का कंपैरिजन करेंगे, जैसे मझगांव डॉक हुआ, बीडीएल हुआ, गार्डन रीसी बिल्डर्स हुआ, कोचिन शिपयार्ड हुआ, सारे इनके पीयर्स में ही जाते हैं क्योंकि डिफेंस रिलेटेड से ये भी स्टॉक्स हैं। तो इनके सारे के ही पी रेशियो इस समय काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड होने की वजह से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसको ओवर वैल्यू बना रहे हैं। तो पी रेशियो जो है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है कंपनी का। बट अगर ओवरऑल इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स हैं सबसे अगर कंपेयर करेंगे तो कुछ ओवर वैल्यूएशन इसमें नहीं है, उसका कंपैरिजन किया जाए अगर। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, काफ़ी अच्छा है, मोर देन 15%, अच्छा आरओसी माना जाता है। आरओई 21.5%, ये भी अच्छा है। मतलब फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। केवल एक चीज़ थोड़ा सा कंसर्निंग है कि पीई रेशियो, बट इंडस्ट्री के हिसाब से पी और पीई रेशियो भी इसका ठीक ठाक ही माना जाएगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग जितनी थी लिस्टिंग के टाइम पे उतनी ही अभी मेंटेन्ड है। एफआईआई की देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे, बट उसको कंप्रोमाइज़ किया है या मैनेज किया है, कंपनसेट किया है किसने, डीआईएज ने। डीआईएज का पिछले क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग थी वो 6.57% की थी, अभी इंक्रीज होकर 7.76% हो गई है। और एक्चुअली ये जो शेयर होल्डिंग है वो मार्च मंथ तक की है। तो अभी मार्च मंथ तक तो वैसे भी एफआईआई जो है ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट से अपना पैसा निकाल ही रहे थे या अपना स्टेक डिक्रीज कर रहे थे। तो यहाँ भी डिक्रीज हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद मार्च मंथ के बाद अप्रैल और मई में जो है एफआईआई ने अपना फिर से इंडियन इक्विटी की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब इसमें भी एफआईआई का स्टेक जरूर इंक्रीज हुआ होगा। उसका डेटा अगले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे जून तक के क्वार्टर के, तो उसमें ज़रूर शेयर किया जाएगा आपसे। इसके बाद कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए, रिटर्न्स कितने रहे हैं, तो रिटर्न्स अगर 1 मंथ रिटर्न देखा जाए इनका तो लगभग 40% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिया था। इसके बाद 5 ईयर रिटर्न इनका बहुत अच्छा है, 1680%। मतलब 5 साल में लगभग जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा इन्होंने 17 गुना कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। इसके बाद अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, अभी रिसेंटली इनका Q4 का रिजल्ट भी आया तो उसका अगर परफॉर्मेंस देखिए Q4 में कैसा परफॉर्म किया कंपनी ने, तो रिवेन्यू इनका 27% के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे और 23% के आसपास ईयरली बेसिस पे बढ़ा था। जबकि प्रॉफिट और ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा था, 81% के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ा था और 45% के आसपास ईयरली बेसिस पे बढ़ा था। फाइनेंशियल्स का अगर देखें Q4 के जो फाइनेंशियल्स रहे हैं, इनके रिजल्ट्स रहे हैं, उसमें बहुत ही अच्छा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया था। और ये तो प्रेजेंट का परफॉर्मेंस है, बट ऑर्डर बुक भी इनका ठीक ठाक है, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके हिसाब से 81 करोड़ का इनका प्रेजेंटली अभी ऑर्डर बुक है। और ये जो डेटा है 81 करोड़ ऑर्डर बुक का वो बहुत रिसेंट नहीं है, ये सितंबर 2024 का डेटा है। अभी का डेटा कुछ अपडेट इन्होंने शेयर नहीं की है प्रेजेंटली। और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको बहुत अच्छे ऑर्डर्स इस टाइम पर रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि अभी सारी डिफेंस रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में इनका एक्सपेंसन होने वाला है, इनके प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड बढ़ने वाली है और एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से पूरी उम्मीद है कि इनका ऑर्डर बुक जो है पिछले 4 से 5 महीने जब तक का डेटा नहीं है उसमें ज़रूर इंक्रीज हुआ होगा। इसके बाद अगर कंपनी के टारगेट्स ये सब की बात की जाए
तो टारगेट तो इनका कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने अभी कवर करना नहीं स्टार्ट किया, बट इनका जो टारगेट है वो जो इनका 52 वीक हाई है लगभग 1500 रुपीज़ के आसपास, वही इनका टारगेट आगे आने वाले 2 से 3 मंथ में जो है आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए कि कंपनी को रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, अभी करंटली जो कंपनी का स्टॉक है 1310 रुपये में ट्रेड कर रहा है, बट इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 1352, मतलब 1352 को थोड़ा सा 1352 जब पहुंचेगा स्टॉक तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसको क्रॉस करने पे थोड़ा सा हो सकता है कि स्टॉक जो है सक्षम ना रहे, बट अगर 1352 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर सीधे उसके बाद रेजिस्टेंस जो है 1426, और उसके बाद तो मैंने टारगेट बताया ही कि 1500 का टारगेट है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो सीधे आपको 1500 तक स्टॉक जाते हुए मिलेगा। वहीं अगर सपोर्ट की बात की जाए कि कंपनी इस ये स्टॉक है उसके कहाँ पे सपोर्ट प्राइस है, तो सपोर्ट इनको मिलने वाला है अभी करंटली 1310 पे है, बट इनको सपोर्ट अगर 1310 से मान लीजिए गिरता है स्टॉक तो बिल्कुल जो लेटेस्ट इनका अभी बिल्कुल इसके बाद जो सपोर्ट आने वाला है वो 1278 पे आएगा। इसके अगर नीचे जाता है तो फिर सपोर्ट आपको सीधे 1200 पे मिलेगा। इसके नीचे स्टॉक के जाने के बहुत कम चांसेज हैं। इसका मतलब ये जो लोअर रेंज आप समझेंगे तो 1200 और अपर रेंज आपको 1500 इसकी स्टॉक की मानी जा सकती है, और स्टॉक जो है अभी 1310 मतलब इसके बीचों बीच यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये थे ओवरऑल फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है और डिफेंस रिलेटेड कंपनी है। ऑर्डर बुक भी बहुत ही स्ट्रांग है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर जो सजेस्ट किया गया है वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें भी देख सकते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमको। मिलते हैं अगले वीडियो।